नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जहां हम सब ने काफी समय बिताया है, क्लासरूम। हाँ, बिल्कुल। और क्लासरूम की बात आते ही दो तरह के स्टूडेंट्स अक्सर दिमाग में आते हैं, है ना? सही। कुछ जो सवाल उठाते हैं, शायद नियमों को चुनौती देते हैं, ध्यान भटकाते हैं। स्रोत सामग्री में इन्हें समस्या बनाने वाले या प्रॉब्लम मेकर्स कहा गया है। और फिर वो भी होते हैं जो सीखने में मदद करते हैं, साथियों का साथ देते हैं, समस्या सुलझाने वाले या प्रॉब्लम सॉल्वर्स। हाँ, आज की हमारी ये जो चर्चा है ये शिवा नारायण के तक्षशिला पेज पर छपे कुछ लेखों पर आधारित है। अच्छा। ये लेख शिक्षा शास्त्र के तक्षशिला मॉडल या टैक्सशिला मॉडल ऑफ लर्निंगोग्राफी पर केंद्रित हैं। ये सीखने सिखाने को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। दिलचस्प। हमारा मिशन आज ये समझना है कि ये तक्षशिला मॉडल आखिर कैसे दावा करता है कि जिन विद्यार्थियों को अक्सर क्लास का विलन समझ लिया जाता है, उन्हें असल में क्रिएटिव और सहयोगी लर्नर्स में बदला जा सकता है। ये तो बड़ा दावा है, क्योंकि पारंपरिक सोच तो अलग है। बिल्कुल। पारंपरिक सोच क्या है? कोई छात्र गड़बड़ करे तो डांटो, सजा दो, कंट्रोल करो। हाँ, अनुशासन के नाम पर। पर क्या ये सच में काम करता है या बस ऊपर ऊपर से शांति दिखती है? तक्षशिला मॉडल एक बिल्कुल अलग रास्ता सुझाता है। एक ऐसा दावा जो सुनने में थोड़ा क्रांतिकारी लग सकता है कि जो व्यवधान पैदा कर रहे हैं वही सहयोगी बन सकते हैं। हाँ, कि वही छात्र क्लास के सबसे बड़ी एसेट बन सकते हैं। चलिए इसी दावे को थोड़ा खोलकर देखते हैं। ठीक है। तो पहले ये जो किरदार हैं समस्या बनाने वाले, ये असल में करते क्या हैं? स्रोत क्या बताते हैं? स्रोत कहते हैं कि ये वो छात्र हैं जिनका ध्यान शायद आसानी से भटक जाता है। हो सकता है वो निर्देशों को ठीक से सुनते नहीं, या फिर क्लास में जो ज्ञान बांटा जा रहा है, जो नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है, उससे खुद को अलग रखते हैं। ऐसा नहीं कि वो सीखना नहीं चाहते होंगे शायद। हाँ, शायद पारंपरिक तरीका उन्हें एंगेज नहीं कर पा रहा, तो है सक्रिय रूप से नोट्स बनाने या ब्रेन पेज बनाने की बजाय। ब्रेन पेज, इस पर हम आगे बात करेंगे। हाँ, तो ब्रेन पेज बनाने की बजाय वो कभी कभी नकल कर लेते हैं या बस चुपचाप बैठे रहते हैं, टाइम पास करते हैं। नतीजा ये कि ना वो खुद सीख पाते हैं, न शायद दूसरों को चैन से सीखने देते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है समस्या सुलझाने वाले। हाँ, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरह से डूबे हुए लगते हैं। वे मोटर विज्ञान पर यकीन करते हैं। मोटर विज्ञान यानी करके सीखना। एग्जैक्टली। वो लिखते हैं, चित्र बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं। वो सक्रिय रूप से अपने ब्रेन पेज बनाते हैं, साथियों के साथ मिलकर काम करते हैं। और खास बात यह है कि वो अपना ज्ञान सिर्फ अपने तक नहीं रखते, बिल्कुल नहीं। वो दूसरों की मदद करने में, क्लास का माहौल बेहतर बनाने में भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तक्षशिला मॉडल में इन्हें एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दिया गया है, प्री ट्रेन्ड लर्नर्स, या यहाँ तक कि छोटे शिक्षक। छोटे शिक्षक, वाह। हाँ, तो ये सिर्फ व्यवहार का अंतर नहीं है, ये क्लासरूम पर उनके असर का अंतर है। एक ग्रुप है जो ऊर्जा बिखेरता है, दूसरा ग्रुप है जो उस ऊर्जा को सही दिशा देता है। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ लेबल्स नहीं है, ये व्यवहार के पैटर्न्स हैं। अब सवाल ये है कि इन पैटर्न से निपटा कैसे जाए। पारंपरिक तरीका क्या करता है? जैसा हमने कहा, सजा, कंट्रोल, टीचर का ज्यादा दखल। क्लास तो शांत हो जाती है शायद। हाँ, पर क्या छात्र सच में सीख रहा है? क्या उसके व्यवहार के पीछे की वजह, जो अक्सर सीखने की प्रक्रिया से बोरियत या डिसएंगेजमेंट होती है, वो खत्म हुई? शायद नहीं। यहीं पर तक्षशिला मॉडल का नजरिया अलग है। हाँ। और मुझे लगता है सबसे बड़ा बदलाव जो ये मॉडल लाता है वो सोच का है। कैसे? ये कहता है कि जिसे हम शरारत या अनुशासनहीनता समझ रहे हैं, हाँ। वो अक्सर सिर्फ गलत दिशा में लगी हुई एनर्जी है या सीखने से जुड़ाव की कमी है। अच्छा। तो मॉडल का असली काम सजा देना नहीं, बल्कि उस एनर्जी को सही रास्ता दिखाना है। ये मॉडल लर्नोग्राफी यानी सीखने के विज्ञान और कला पर आधारित है। ओके। और इसमें मोटर विज्ञान, ब्रेन पेज डेवलपमेंट और मिनिएचर स्कूल जैसी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। ओके। और यहाँ जो फैसिनेटिंग बात है वो ये कि ये मॉडल मानता है कि हर छात्र में सीखने और योगदान देने की क्षमता है। हर छात्र? हाँ, बस जरूरत है सही माहौल और सही तरीकों की। ये एक तरह से विघटनकारी ऊर्जा को रचनात्मक ऊर्जा में बदलने का एक ब्लूप्रिंट देता है। तो ये बदलाव होता कैसे है? मॉडल किन चीजों पर काम करता है? आपने कहा पहला है मोटर विज्ञान। हाँ, मोटर साइंस। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब शायद सीधा सा है, करके सीखना। बिल्कुल, सिर्फ लेक्चर सुनना नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से कुछ करना। जब छात्र लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, मैप बनाते हैं या ब्रेन पेज बनाते हैं, तो वो सिर्फ जानकारी ले नहीं रहे होते। नहीं,
जब वो अपने हाथ और दिमाग का एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो उनके ब्रेन के वो हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो ध्यान, एकाग्रता और काम करने को कंट्रोल करते हैं। हमें उन मुश्किल सर्किट्स के नाम जानने की जरूरत नहीं, जैसे सबस्टेंशिया नाइग्रा या बेसल गैंग्लिया। हाँ, वो सब छोड़िए, बस ये समझना काफी है कि शारीरिक गतिविधि ब्रेन को बिजी रखती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी बच्चे को वीडियो गेम खेलते हुए देखते हैं। हाँ, वो पूरी तरह डूबा होता है। क्यों? क्योंकि वो पैसिवली देख नहीं रहा, वो एक्टिवली खेल रहा है, फैसले ले रहा है। मोटर विज्ञान के जरिए डिसिप्लिन बाहर से थोपा नहीं जाता, वो एक्टिविटी का ही एक नेचुरल हिस्सा बन जाता है। ध्यान भटकने की गुंजाइश कम हो जाती है। अच्छा, और इसी से जुड़ा है दूसरा टूल, ब्रेन पेज डेवलपमेंट। हाँ, ब्रेन पेज। ये सिर्फ नोट्स लेना नहीं है, आपने बताया, उससे ज्यादा गहरा है। इसे आप नॉलेज मॉड्यूल का एक्टिव रिहर्सल कह सकती हैं। बिल्कुल सही। छात्र जानकारी को सुनते या पढ़ते हैं, फिर उसे अपने शब्दों में, शायद डायग्राम्स या माइंड मैप्स के जरिए एक पेज पर उतारते हैं। ये प्रोसेस कई लेवल्स पर काम करता है। इसमें छात्र की वर्किंग मेमोरी इस्तेमाल होती है, जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, और क्योंकि इसमें अक्सर लिखना या ड्रॉ करना शामिल है तो मोटर सर्किट भी एक्टिव रहते हैं। और बार बार करने से, बार बार अभ्यास से ये ज्ञान धीरे धीरे ऑटोमेटिक होने लगता है। मतलब उसे याद करने के लिए ज्यादा दिमागी जोर नहीं लगाना पड़ता। अब सोचिए, क्लास में डिस्टर्बेंस अक्सर कब होती है? जब छात्र बोर हो रहे होते हैं या खाली होते हैं। एग्जैक्टली, जब वो पैसिव होते हैं, जब उनके पास करने को कुछ मीनिंगफुल नहीं होता। ब्रेन पेज उन्हें लगातार व्यस्त रखता है, उन्हें सोचने और अपने ज्ञान को ऑर्गेनाइज करने पर मजबूर करता है। तो ये सवाल उठता है, क्या ब्रेन पेज इस निष्क्रियता को सीधे चैलेंज करता है? ये दिलचस्प है, मतलब एक्टिविटी ही अनुशासन ला रही है। तीसरा तंत्र आपने बताया, लघु विद्यालय या मिनिएचर स्कूल्स। हाँ, ये सुनने में बड़ा अनोखा लग रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्लासरूम को एक बड़े लेक्चर हॉल की तरह नहीं देखा जाता। अच्छा, बल्कि उसे छोटे छोटे आपस में जुड़े हुए ग्रुप्स या कह लें स्कूलों में बांट दिया जाता है। और सीखने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ टीचर पर नहीं होती। तो फिर किस पर होती है? भूमिकाएं और जिम्मेदारियां छात्रों के बीच बांट दी जाती हैं। सोचिए, एक छात्र शायद रिसोर्स मैनेजर हो जो चीजें बांटता है, दूसरा टाइम कीपर हो जो वक्त का ध्यान रखता है, तीसरा ग्रुप कोऑर्डिनेटर हो। हर छात्र की एक भूमिका, एक पहचान। हाँ, इससे एक तरह का पीयर ड्रिवन इकोसिस्टम बन जाता है। हर कोई सीखने की प्रक्रिया का मालिक महसूस करता है। और जो छात्र पहले शायद अलग थलग महसूस करते थे या गड़बड़ करते थे, उन्हें भी इसमें एक पॉजिटिव रोल निभाने का मौका मिलता है। वो प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं रहते, वो सलूशन का हिस्सा बन जाते हैं। कमाल है। और इन्हीं लघु विद्यालयों के अंदर काम करते हैं छोटे शिक्षक। हाँ, स्मॉल टीचर्स। ये वही समस्या सुलझाने वाले हैं। हाँ, ये वही प्री ट्रेन्ड लर्नर्स हैं जिनका हमने पहले जिक्र किया था। ये अकादमिक रूप से शायद थोड़ा आगे होते हैं और अपने साथियों को सीखने में मदद करते हैं। कैसे? मतलब जवाब बताकर? नहीं, सिर्फ जवाब बताकर नहीं, बल्कि गाइड करके, समझाकर। वो मेंटर्स की तरह काम करते हैं, खासकर उन छात्रों के लिए जिन्हें पहले मदद की जरूरत थी। इससे तो दोनों का फायदा होता होगा, सीखने वाले का भी, सिखाने वाले का भी। बिल्कुल, सिखाने से ज्ञान और पक्का होता है, ये टीम वर्क को मजबूत करता है और क्लास में एक बहुत ही सहयोगात्मक माहौल बनाता है। ये तो वाकई एक मजबूत ढांचा लगता है। हर कोई शामिल है, हर कोई जिम्मेदार है। एक और सिस्टम का जिक्र है स्रोतों में, एक दिन एक किताब, ओडोब। ये क्या है? ओडोब सिस्टम का तर्क सीधा है। आज के जमाने में ध्यान बहुत आसानी से भटकता है ना? हाँ, बिल्कुल। स्कूलों में भी अक्सर क्या होता है, हर 40-50 मिनट में सब्जेक्ट बदल जाता है। हाँ, टाइम टेबल के हिसाब से। इससे छात्रों को किसी एक विषय में गहराई से उतरने का मौका कम मिलता है और बार बार स्विच करने से फोकस बनाना और मुश्किल हो जाता है। ओडोब में छात्र पूरे दिन या कम से कम काफी लंबे समय तक किसी एक ही विषय या किताब पर काम करते हैं। अच्छा, मतलब एक ही सब्जेक्ट पर डीप डाइव। हाँ, इससे लगातार विषय बदलने से जो भटकाव होता है वो कम हो जाता है। और फायदा? फायदा ये है कि छात्रों को विषय में पूरी तरह डूबने का, डीप एंगेजमेंट का मौका मिलता है। वो सिर्फ सतह को नहीं छूते, गहराई में जाते हैं। और जब छात्र किसी काम में इतने गहरे इन्वॉल्व होते हैं तो बोर होने या ध्यान भटकने की गुंजाइश कम हो जाती है। मतलब निष्क्रिय समय कम हो जाता है। हाँ, और जब निष्क्रियता कम होती है तो व्यवधान भी कम होता है। साथ ही ये लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट करने की स्किल भी डेवलप करता है, जो आजकल बहुत जरूरी है। तो ये सारे तरीके, मोटर विज्ञान, ब्रेन पेज, लघु विद्यालय, छोटे शिक्षक, ओडोबी, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? स्रोत इसे एक नाम देते हैं, खुशहाल कक्षा या हैप्पीनेस क्लासरूम। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या है? क्या यहाँ सब बस हंसते खेलते रहते हैं? देखिए, खुशी यहाँ सिर्फ मौज मस्ती वाली खुशी नहीं है। तो फिर
ये उस गहरे संतोष और पॉजिटिव माहौल का नतीजा है जो तब पैदा होता है जब छात्र एक्टिवली सीखने में लगे होते हैं, जब उन्हें लगता है कि वो कुछ मीनिंगफुल कर रहे हैं और जब वो एक दूसरे का सहयोग कर रहे होते हैं। मतलब शोर लेक्चर का नहीं, काम करने का होता है। बिल्कुल। छात्र चर्चा कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, कुछ बना रहे होते हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। नॉलेज ट्रांसफर सिर्फ टीचर से स्टूडेंट तक एक तरफा नहीं होता, अच्छा, बल्कि मोटर एप्लीकेशन और साथियों के सहयोग से होता है। व्यवधान कम होता है, सहयोग बढ़ता है, सक्रिय भागीदारी होती है। तो इसकी तुलना उन पारंपरिक बात करने वाली कक्षाओं से की जा सकती है जहां ज्यादातर टीचर बोलते हैं और छात्र सुनते हैं या सुनने का नाटक करते हैं? हाँ, बिल्कुल। उन टॉकिंग क्लासरूम्स में निष्क्रियता और बोरियत ज्यादा होती है, जिससे ध्यान भटकना, नकल करना और यहाँ तक कि बुलिंग जैसी प्रॉब्लम भी पनप सकती हैं। और इस मॉडल में बुलिंग कम हो सकती है? तक्षशिला मॉडल का दावा यही है। जब छात्र सार्थक कामों में बिजी होते हैं, जब उन्हें अपनी भूमिका और जिम्मेदारी का एहसास होता है, तो नेगेटिव व्यवहार जैसे डिस्टर्बेंस और बुलिंग अपने आप कम हो जाते हैं। उन्हें टाइम ही नहीं मिलता। ना टाइम मिलता है, ना शायद वजह रहती है। खुशी यहाँ सीखने की प्रक्रिया का एक बाय प्रोडक्ट है। जब आप कुछ हासिल करते हैं, जब आप ग्रुप का हिस्सा महसूस करते हैं, जब आप प्रोग्रेस करते हैं, तो खुशी अपने आप आती है। चलिए, तो इस पूरी चर्चा के जो मुख्य निष्कर्ष हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहली और सबसे अहम बात मुझे लगता है ये है कि स्रोत कहते हैं कि जिन्हें हम समस्या बनाने वाले कहते हैं वो असल में बुरे या नालायक नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वे अक्सर सीखने के पारंपरिक तरीकों से जुड़ नहीं पाते। उनमें एनर्जी होती है पर वो सही दिशा में नहीं लग पाती। सही। दूसरी बात, ये मॉडल दिखाता है कि सही तरीकों से मोटर विज्ञान, ब्रेन पेज, लघु विद्यालय, ओडीओबी, इस जुड़ाव को बनाया जा सकता है और इन छात्रों में पॉजिटिव बदलाव लाया जा सकता है। वो बाधा से समाधानकर्ता बन सकते हैं। तीसरी बात, ब्रेन पेज का विकास इस बदलाव के सेंटर में है। ये सिर्फ नोट्स नहीं, बल्कि एक्टिव सोच, ज्ञान को पचाने और निष्क्रियता को कम करने का एक पावरफुल टूल है। चौथी बात, मोटर विज्ञान यानी करके सीखना सिर्फ ज्ञान पाने का तरीका नहीं, बल्कि अनुशासन पैदा करने का भी जरिया है। एक्टिविटी अपने आप फोकस लाती है। पांचवी बात, लघु विद्यालय और छोटे शिक्षक एक ऐसा सहयोगात्मक ढांचा बनाते हैं जहां हर छात्र जुड़ा हुआ महसूस करता है और सीखने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये अकेलेपन को कम करता है। और छठी बात, ओडीओबी जैसी प्रणालियां निष्क्रिय समय को कम करके और डीप एंगेजमेंट को बढ़ाकर ध्यान भटकने और व्यवधान की गुंजाइश को सीमित करती हैं। ये तो हो गए इस मॉडल के मुख्य तत्व और फायदे। लेकिन अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें तो इसके व्यापक निहितार्थ क्या हैं? ये सिर्फ कुछ क्लासरूम बदलने की बात है या इससे कुछ बड़ा संदेश मिलता है? इसके निहितार्थ काफी गहरे हैं मेरे ख्याल से। पहला, ये हमें अनुशासन की पूरी परिभाषा पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है। ये अनुशासन का मतलब सिर्फ सजा और कंट्रोल नहीं है? हाँ, क्या वो है या फिर सार्थक काम में व्यस्तता और साझा जिम्मेदारी? ये मॉडल दूसरे विकल्प पर जोर देता है। दूसरा, ये स्कूलों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने की जगह से बदलकर सहयोगी सीखने की संस्कृतियां बनाने की दिशा दिखाता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग कल्चर्स। हाँ। तीसरा, ये पारंपरिक टॉकिंग स्कूल्स की सीमाओं को दिखाता है और एक ऐसे एजुकेशनल रिफॉर्म का रास्ता सुझाता है जहां पैसिव सुनने के बजाय एक्टिव पार्टिसिपेशन सेंटर में हो। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़ें तो ये हमें हर व्यक्ति की क्षमता के बारे में एक बहुत शक्तिशाली संदेश देता है। क्या ये मानता है कि सही माहौल और सपोर्ट मिलने पर कोई भी लर्नर पीछे नहीं रहता। हर किसी में योगदान देने और समस्या सुलझाने वाला बनने की क्षमता होती है। ये सिर्फ क्लास मैनेजमेंट की टेक्निक नहीं है, ये सीखने और साथ काम करने की पूरी संस्कृति को बदलने की एक विजन है। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? सार क्या है? सार ये है कि तक्षशिला मॉडल उन छात्रों को जिन्हें अक्सर बोझ या रुकावट समझा जाता है, उन्हें अप्रयुक्त क्षमता मतलब अनटैप पोटेंशियल के स्रोत के रूप में देखता है। ओके। और ये एक ठोस ढांचा देता है, मोटर विज्ञान, ब्रेन पेज, लघु विद्यालय, ओडीओबी, जिसके जरिए इस पोटेंशियल को न सिर्फ पहचाना जा सकता है बल्कि उसे पॉजिटिव दिशा देकर उन छात्रों को असरदार प्रॉब्लम सॉल्वर्स में बदला जा सकता है। संक्षेप में, ये मॉडल इस विश्वास पर आधारित है कि सही सिस्टम के साथ हर छात्र न केवल सीख सकता है बल्कि क्लास की सामूहिक सफलता में सक्रिय योगदान भी दे सकता है। ये वाकई एक सोचने पर मजबूर करने वाला नजरिया है और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाता है शायद। हाँ। तो इससे न केवल क्लासरूम में
बल्कि उन सभी जगहों पर हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है जहां ग्रुप्स को असरदार तरीके से सीखने या साथ काम करने की जरूरत होती है। जैसे हमारा दफ्तर, हमारा समुदाय या परिवार भी। बिल्कुल। अगर हर कोई सही हालात और सपोर्ट के साथ एक समाधानकर्ता बन सकता है तो फिर व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी, क्षमता और लीडरशिप के लिए इसके क्या मायने हैं? क्या हम अक्सर लोगों की क्षमता को कम आंकते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे सिस्टम उन्हें सक्रिय रूप से जुड़ने का मौका नहीं देते? यह निश्चित रूप से एक गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है, और जो लोग तक्षशिला मॉडल और इन विचारों के बारे में और जानना चाहते हैं वे शिवानारायण द्वारा तक्षशिला पेज पर लिखे गए लेखों को देख सकते हैं। उन्होंने इस दृष्टिकोण पर काफी विस्तार से लिखा है।